नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कक्षा 11 की पहला पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखिए, सबसे पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की परिभाषा, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटन, गुणधर्म और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुणधर्म और उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान बोलते हैं। अब संगठन का मतलब क्या है? तो संगठन का मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल मेथेन लिया, तो मेथेन CH4, तो इसमें कार्बन है और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु है और 4 हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसमें संगठन कितने अनुपात में कार्बन है, कितने अनुपात में हाइड्रोजन है, ये इसका संगठन हो गया। इसी प्रकार और भी कोई उदाहरण देखें, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन का संगठन अलग होगा, ऑक्सीजन का संगठन अलग होगा। तो इस प्रकार से कोई भी पदार्थ हो, उसका संगठन, उसके गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब होता है उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो बर्जीलियस, रसायन विज्ञान के जनक बर्जीलियस। और आधुनिक जो रसायन विज्ञान है, आधुनिक रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो लेवोसिए। तो अगर नॉर्मल पूछा जाए रसायन विज्ञान के पितामह कह दे, जनक कह दे, तो बर्जीलियस, और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कह दे तो लेवोसिए। आगे देखिए, अब साथियों, द्रव्य, द्रव्य को ही आप क्या बोलते हैं? पदार्थ, मैटर। तो जैसे ये द्रव्य है, तो आप सभी जानते हैं पदार्थ, इसका भौतिक वर्गीकरण होता है और इसका रासायनिक वर्गीकरण होता है। कहने का मतलब, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं भौतिक रूप से, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक रूप से। तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, उसका भौतिक वर्गीकरण, भौतिक के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, रासायनिक के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। तो भौतिक आधार पर आप सभी को जानकारी होगी, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, एक अवस्था होती है प्लाज्मा, एक अवस्था होती है बॉस आइंस्टीन। ये द्रव्य भौतिक रूप से ये 5 प्रकार का होता है। रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है। तत्व को इंग्लिश में आप बोलेंगे एलिमेंट, यौगिक को आप बोलेंगे कंपाउंड और मिश्रण को बोलेंगे मिक्सचर। अब ये तो आप पहले से जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं
तो आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, जो अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है वो सबसे ज्यादा होता है। द्रव, तो द्रव में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, इसके अणु सबसे दूर दूर उपस्थित रहते हैं। ये प्लाज्मा एक व्यवस्था होती है, रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा, तो एक अवस्था ये भी है, और एक हो गया ये बॉस-आइंस्टीन। ये इस प्रकार से 5 हो गए। अब देखिए साथियों, तत्व है, तत्व की परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या हो सकता है, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व जो है ये 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। पहले तो प्रकार ही समझ में आ गया कि आखिर तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व होते हैं 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। इसी प्रकार यौगिक, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार साथियों मिश्रण, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए तत्व क्या है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, पदार्थ का मतलब द्रव्य, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। तत्व को रासायनिक संगठन के आधार पर उसके अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता, तत्व को उसके अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता और ना ही उनके अवयवों से उसको निर्मित किया जा सकता है। तो ना तो निर्मित कर सकते हैं और ना ही उसको अपघटित कर सकते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं, शुद्ध पदार्थ होता है। तो ये क्या हो गया, तत्व। धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या करता है, धातु बनाता है धनायन, और धनायन कब बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अधातु, अधातु क्या बनाता है, ऋणायन, ऋणायन कब बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। उपधातु, उपधातु में धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। तो उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु का ये हो गया धनायन बनाता है, अधातु क्या बनाता है, ऋणायन। तो धनायन कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये ऋणायन कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। धातु में कुछ गुण होते हैं, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब पीट पीट के उसको चादर के रूप में भी बना सकते हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है, खींच के तार के रूप में भी बना सकते हैं। अधातु ये भंगुर होते हैं, और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित हों उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सब धातु। अधातु में नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गई, अधातु हो गई। उपधातु में जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, इस प्रकार से ये क्या हो गई, उपधातु हो गई। यौगिक को देखिए साथियों, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, एक लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक लिखा है H2O और एक लिखा है C6H12O6।
इसमें अगर आप देखें तो 2 तत्व हैं, इसमें भी आप देखें तो 2 तत्व हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन के कितने परमाणु लग गए? 2 परमाणु। यहां देखें तो कितने तत्व हो गए साथियों? 3 तत्व हो गए। तो कहने का मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक प्राप्त होता है। निश्चित अनुपात कैसे पता चला? तो जैसे किसी को भी देख ले, कार्बन और ऑक्सीजन CO को देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? कार्बन का परमाणु भार होता है साथियों 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो ये इसका निश्चित अनुपात हो गया। H2O को देखें, H2O, तो H और O का अनुपात अगर देखें तो साथियों H का परमाणु भार होता है 1, 2 H हैं तो कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया? 1:8। अनुपात कैसा है इनका? निश्चित। तो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक जो हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जो हैं वो खनिजों से या चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहां से प्राप्त होगा? निर्जीव स्रोतों से। निर्जीव स्रोतों से जैसे कि खनिज से, चट्टानों से अकार्बनिक यौगिक प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl, Na2CO3 इस प्रकार से। और कार्बनिक यौगिक जैसे यूरिया, सबसे पहला यौगिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में यूरिया ही बनाया गया था, जिसे किसने बनाया था? होलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और भी देखें, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, बहुत सारे हैं। सजीवों से प्राप्त होते हैं, कार्बन उपस्थित रहता है, ये निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं जैसे खनिजों से, चट्टानों से आदि से। मिश्रण को देखिए, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें निश्चित अनुपात था, और किसको मिला रहे थे आप? तत्व को। इसमें तत्व भी मिला सकते हैं आप, यौगिक भी ले सकते हैं, लेकिन किस अनुपात में? अनिश्चित अनुपात। किसी भी अनुपात में आप मिला दें तो क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। जैसे वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण में अवयव एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। समांगी मिश्रण में अवयव एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, अतः उनके अवयवों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। विषमांगी मिश्रण में अवयव एक समान रूप से वितरित नहीं हो पाते। जब अवयव एक समान रूप से वितरित नहीं हो पाएंगे तो खुली आंखों से दिखाई देते रहते हैं। जैसे यहाँ का उदाहरण शरबत, यहाँ का उदाहरण पानी में मिट्टी मिला दीजिए, बालू मिला दीजिए, शरबत पानी में क्या नमक या शक्कर मिला दें, शरबत बन जाता है। तो ये समांगी मिश्रण हो गया, ये विषमांगी मिश्रण। इसमें अवयव एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, इसमें अवयव एक समान रूप से वितरित नहीं हो पाते हैं। ये इस प्रकार से साथियों हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कितने तत्व की खोज हो चुकी है, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य था, भौतिक रूप से 5 प्रकार के, रासायनिक रूप से 3 प्रकार के, तत्व कितने प्रकार के? 3, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक 2 प्रकार के, कार्बनिक, अकार्बनिक, और मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्य को ही आप क्या कहते हैं? पदार्थ। तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि
द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो कहता है द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो इससे CO2 गैस निकल जाती है। इससे CO2 गैस निकलेगी तो आपके पास क्या बचेगा साथियों? CaO। यहां कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु भार 40 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 16 की 48 हो गया। टोटल कितना आ गया साथियों? 100 ग्राम लगा दिया। मात्रक क्या लगा दिया? ग्राम। तो ये इसका अणुभार आ गया। अब इधर देखिए, कैल्शियम का भी कितना बताया था आपको? 40। ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 56 ग्राम। यहाँ कार्बन का 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, ये कितना हो गया? 44 ग्राम। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें तो कितना आ गया? 100 ग्राम। जितना अभिकारक का है, अभिकारक किसमें बदल गया? आपका उत्पाद में। लेकिन अगर टोटल उत्पाद का भार देखें तब भी उतना ही आ रहा है या लगभग बराबर ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उम्मीद करते साथियों समझ में आया होगा। आगे देखिए, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इसको देखिए। एग्जाम्पल जैसे H2O है। अगर आप कहें H और O में अनुपात बताइए, जो तत्व है आपका H और तत्व है आपका O, इसमें अनुपात क्या होगा? तो H का परमाणु भार साथियों 1 होता है। परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट। तो H का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 H है तो कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। इसको आप देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब 1:8 भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि H को आप 1 अनुपात में और ऑक्सीजन को 8 अनुपात में अगर लेते हैं तो आपका H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। H को कितने अनुपात में? 1 अनुपात में, ऑक्सीजन को 8 अनुपात में। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर कोई भी यौगिक जिसे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया हो, उसमें सदैव भारानुसार सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त माने ये जुड़ेंगे, संयुक्त सुनिश्चित तत्व उपस्थित रहते हैं। उदाहरण ये है कि अगर ये जो जल है आपका, पानी है, इसे आप कहीं से भी प्राप्त करें, नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, नल का पानी हो, बारिश का पानी हो, कहीं से भी आप पानी प्राप्त करेंगे, उसका सूत्र तो यही होगा H2O। और अगर सूत्र यही होगा तो उसमें अनुपात भी फिक्स रहेगा 1:8। तो क्या कहता है? प्रत्येक रासायनिक यौगिक जिसे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया हो, उसमें सदैव भारानुसार सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त, जब ये जुड़ेंगे, संयुक्त सुनिश्चित तत्व उपस्थित रहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया और ये नियम बता दिया आपको। आगे देखिए, तीसरा गुणित अनुपात का नियम। इसको देखिए, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में कोई 2 तत्व हैं आपके पास, ये अगर आपस में क्रिया किए तो एक बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें आप कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। यहां पे अगर देखें
तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32। ठीक है। अगर हम ये कहें दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, तो देखिए कार्बन का इधर 12, कार्बन का इधर 12, कॉमन हो गया, एक जैसा है। तो अलग किसका है? ऑक्सीजन का। तो आपने लिखा दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात। इसका कितना था? 16, और इसका कितना था? 32। ये कितना गया साथियों? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1:2, जो कि कैसा अनुपात है? सरल अनुपात है, सरल अनुपात है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। ये परमाणु भार हो गए, इसका 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो ये समान हो गया। तो अलग किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में अगर तुलना की जाए तो इसका 16, उसका 32, कितना आया लास्ट में? 1:2, जो कि क्या है? सरल अनुपात। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है जब दो विभिन्न तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक, यहां तो आपके 2 यौगिक बने हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो जब 2 विभिन्न तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की विभिन्न मात्रा, आप चेक कर लो, एक तत्व की विभिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है उसमें उनके भारों में सरल अनुपात होता है। तो उनके भारों में, अब किसके भारों में भाई? ये तो हो गया कॉमन, तो बचा कौन सा? जो विभिन्न वाला था, अलग अलग वाला था। इसका अलग था और इसका भी क्या था? अलग था। तो उसमें जो अनुपात आता है वो कैसा आता है? सरल अनुपात आता है। फिर से देख लीजिए, जब 2 विभिन्न तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की विभिन्न मात्रा, जिसकी विभिन्न मात्रा है उसी में अनुपात निकाला जाएगा। एक तत्व की विभिन्न मात्रा जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करता है उनके भारों में सरल अनुपात होता है। ये गुणित अनुपात का नियम हो गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें मान लिया 3 तत्व हैं हमारे पास, 3 तत्व हैं। अब इसने इससे क्रिया की, इसने भी इससे क्रिया की। तो अगर इसने इससे क्रिया की तो क्या बनाया? H2O, और इसने इससे क्रिया की तो क्या बनाया? SO2 बना लिया। तो आपने गौर किया होगा, दो विभिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया करेगा। तो देखिए H और O का अनुपात निकालें तो H का परमाणु भार कितना होता है? 1, 2 H हैं तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, तो इसका 16 हो गया। यहां देखें सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें तो सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 यहां हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो है ऑक्सीजन, दोनों में है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो निश्चित होना चाहिए, माने समान होना चाहिए। तो जब समान होना चाहिए, इधर 32 लिखा है इधर 16 लिखा है, तो हम चाहें तो इसको भी 32 बना सकते हैं। कैसे? 2 का गुणा करा दीजिए दोनों में, तो ये हो गया 4:32 बराबर हो गया, ये बराबर। अब जब ये ऑक्सीजन यहां कॉमन है तो आप अनुपात किसका निकालोगे? अनुपात निकालेंगे H और S का। H का इधर से और S का इधर से। H का इधर कितना है? 4, और इधर S का कितना है? 32। ये आपका कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ये समीकरण नंबर 1। अब अगर ये जो 2 तत्व आपने अनुपात निकाला, अगर यही आपस में क्रिया कर जाए
आपस में अगर क्रिया करें तो क्या बनाओगे, H2S बनाओगे। इसमें अगर H और S का अनुपात निकालें तो H का परमाणु भार 1 होता है, कितना हो गया इधर पे 2, और सल्फर का कितना होता है 32, 1:16। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से H और S का अनुपात उसमें आया था 1:8, मतलब 1/8, और यहां कितना आ रहा है 16, 1/1:16 मतलब 1/16। अब अगर नीचे से इसको खत्म करना चाहते हैं, बटे खत्म करना चाहते हैं, तो दोनों में 16 का गुणा करा दीजिए। दोनों में 16 का गुणा कराए तो ऊपर कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 1। ये कैसा अनुपात है, सरल अनुपात है, सरल अनुपात है। अब नियम देखिए, एग्जाम्पल फिर से देखिएगा। एग्जाम्पल में कोई 3 तत्व थे अलग अलग, 2 तत्व तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया कर ली, तो देखो निश्चित मात्रा कर दी थी हम, तो उन तत्वों में जो अनुपात होता है, भाई तीसरा तो ये ऑक्सीजन तो कॉमन हो गया, तो उन तत्वों में जो अनुपात होता है ये, यदि यही तत्व आपस में क्रिया करें तो जो अनुपात आएगा या तो बराबर आता है या सरल गुणित अनुपात में आता है, या तो ये बराबर आएगा या सरल गुणित अनुपात में आएगा। तो देखिए ये सरल गुणित अनुपात में आ गया, कहने का मतलब है कि इसमें अनुपात भी सरल है और गुणा कराने से प्राप्त हो जाएगा। ये 8 है और ये 16 है, तो इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो या तो ये बराबर आएगा या सरल गुणित अनुपात में आएगा। अब नियम कैसे बोलेंगे आप, नियम कहेंगे जब 2 विभिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करता है तो उसमें तत्वों के भारों का अनुपात, तत्वों के भारों का अनुपात वही होता है या सरल गुणित अनुपात में होता है जब वो तत्व आपस में संयोग करते हैं। तो आपस में संयोग करते हैं तो ये अनुपात आया, या तो ये दोनों बराबर होगा या सरल गुणित अनुपात में होगा। ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम हो गया। फिर से देख लीजिए, जब 2 विभिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करता है तो उन तत्वों के भारों का अनुपात वही होता है या सरल गुणित अनुपात में होता है जब वो तत्व आपस में संयोग करते हैं। ये हो गया आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। लास्ट देखिए, गैलू-सैक का गैसीय आयतन का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है स्थिर ताप तथा दाब पर जब गैसें परस्पर क्रिया करती हैं तो उनमें उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। जब गैसें परस्पर क्रिया करती हैं तो उनके आयतनों में अनुपात कैसा होता है, सरल अनुपात होता है। लेकिन यदि अभिक्रिया के पश्चात निर्मित उत्पाद भी गैस हों तो अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। ये नियम है, कहता है जब गैसें परस्पर क्रिया करेंगी तो उन गैसों के आयतनों में अनुपात कैसा होगा, सरल अनुपात। यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस होगा तो अभिकारक और उत्पाद के आयतनों का अगर तुलना करेंगे तो उनमें भी अनुपात कैसा होगा, सरल अनुपात। जैसे N2 + 3H2 = NH3,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्रिया करके कौन सी गैस बना दी? अमोनिया गैस बना दी। तो इसमें जो अनुपात होगा, यहाँ कितना लिखा है? 1, इधर कितना लिखा है? 3, इधर कितना लिखा है? 2। तो 1:3:2 कैसा अनुपात है? सरल अनुपात। तो सरल अनुपात में ही ये आपस में क्रिया करेंगे। अगर गैस होगा तो इनके आयतनों में अगर तुलना की जाए तो वो अनुपात कैसा होगा? सरल। इस प्रकार से ये रासायनिक संयोग के 5 नियम थे, आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।